हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग? एग्जाम आपका अब होने वाला है। खूब मेहनत करिए। हम ये वीडियो आपसे आपके लिए इसीलिए बना रहे हैं ताकि कम से कम आपको ये तो पता चल जाए कि क्या हमको पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना बहुत जरूरी है जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, और किसको हम चाहें तो थोड़ा बहुत उस कंसेप्ट को इग्नोर कर सकते हैं। तो जेईई मेंस के लिए और नीट के लिए कम से कम क्या जरूरी है, ये पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। किन किन टॉपिक्स के बारे में हमने बताया था? बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, जिसमें हमने डिस्कस किया था, हाइब्रिडाइजेशन को बताया था, टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, टाइप ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, एरोमेटिसिटी, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ये सब चीजें जरूर जानना है। फिर हम लोग डिस्कस किए थे स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा हाइड्रोजनेशन, मोनोक्लोरिनेशन, देन ओजोनोसिस एंड ऑक्सीडेशन। इसके बाद हम लोग डिस्कस किए थे प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जैसे डिफरेंट फंक्शन ग्रुप दिए गए हैं तो उनको हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। जैसे एल्कीन एल्काइन है तो एल्कीन और एल्काइन को हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं। हम लोग एल्कीन और टर्मिनल एल्काइन को डिस्टिंग्विश करते हैं, क्योंकि वो टर्मिनल एल्काइन ही है जो टॉलेंस रिएजेंट के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है। क्योंकि टर्मिनल एल्काइन में जो हाइड्रोजन होता है वो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा होता है, और sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक होता है। तो अल्कोहल फिनॉल को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? एल्डिहाइड कीटोन को डिस्टिंग्विश करने का दो इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स है, ये हम लोग बताए थे। कम से कम ये चीजें जरूर पढ़ के जाना एग्जाम में। मैं ये नहीं बताया हूं कि क्या होता है, मैं ये बता रहा हूं अभी कि कम से कम क्या चाहिए जानना आपको, ताकि एग्जाम में जब आप बैठे तो आप मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व कर लें। कैसे जानना है मैं ये नहीं कर रहा हूं कि जो मैंने वीडियो दिया है या मुझसे जानिए। इस समय इस चीज के काउंसलिंग करने का समय नहीं है कि आप किससे पढ़ रहे हैं। इस समय ये जानना है, क्योंकि आप घर पे तैयारी कर रहे हैं तो घर पे किस किस चीज का रिवीजन बहुत जरूरी है, वो टॉपिक्स का डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं या उन टॉपिक्स को बता रहे हैं। इसके बाद हमने बात किया था कि आइसोमर्स में क्या क्या चाहिए। आइसोमर्स में स्ट्रक्चरल आइसोमर में टाटोमर्स को प्रेफरेंस दिया था, क्वेश्चन बनते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स में ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल का एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है बेटा, कि अगर स्टीरियो सेंटर्स पता हो तो स्टीरियो सेंटर के आधार पर कुल कितने आइसोमर्स होंगे किसी दिए हुए स्ट्रक्चर्स में, इसको हम कैसे बताएंगे? जस्ट डिटरमिन टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स गिवन क्या है? टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर। मतलब बाय नोइंग स्टीरियो सेंटर्स इन ए गिवन स्ट्रक्चर, हाउ कैन यू टेल अबाउट टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स फॉर दैट स्ट्रक्चर। तो ये बातें हम लोग किए हैं। इसके बाद आइसोमर्स की जब बात हो गई तो हमने जीओसी की बात किया था। जीओसी 1 में हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन जरूर पढ़ना है। हाइपर कॉन्जुगेशन में एक कंसेप्ट जरूर देखना बेटा कि हाइपर कॉन्जुगेशन जो होता है वो डबल बॉन्ड लेंथ को बढ़ाता है। मोर द हाइपर कॉन्जुगेशन मोर विल बी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बॉन्ड लेंथ। इस पे भी सवाल आते हैं, लेकिन ये इफेक्ट रेजोनेंस से कंपैरेटिवली कम होता है। मैं ये कह रहा हूं बेटा कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बॉन्ड लेंथ की बात अगर
और ये स्ट्रक्चर्स दे दिया गया है। ऐसे ये सब मिथाइल है। तो रिजोनेंस इज मोर डोमिनेटेड ओवर हाइपर कॉन्जुगेशन। तो सबसे ज्यादा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड डिस्टेंस C डबल बॉन्ड C बॉन्ड डिस्टेंस ऑर्डर की बात करें और ये स्ट्रक्चर्स हैं 1 2 3 4। तो पहले रिजोनेंस वाला, देन किसमें हाइपर कॉन्जुगेशन जाते हैं? यहां sp2 कार्बन के बगल वाले sp3 कार्बन पर 3 2 5 3 2 5 10 हाइड्रोजन है, तो 10 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। यहां एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां है, 2 हाइड्रोजन है। और इस केस में ध्यान दो, एक हाइड्रोजन यहां है, 3 यहां है और 2 यहां है। तो कितने हैं? 3 1 4 2 6। फोर्थ स्ट्रक्चर में 6 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। यहाँ 6 हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन के साथ हाइपर कॉन्जुगेशन है, यहाँ 10 हाइड्रोजन के साथ हाइपर कॉन्जुगेशन है। तो मोर द हाइपर कॉन्जुगेशन मोर विल बी C डबल बॉन्ड C बॉन्ड लेंथ। तो ऐसे सवाल भी दिख जाते हैं कभी कभी। ये हाइपर कॉन्जुगेशन। जियोसिक 2 में हम लोगों ने एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ की बात की थी, जिसमें जरूरी था एसिडिक स्ट्रेंथ में कभी कभी पूछ दिया जाता है आर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड क्यों ज्यादा एसिडिक है बेंजोइक एसिड से? तो आर्थो इफेक्ट की बात हुई थी। फिर हम लोग डिस्कस किए थे बेसिक स्ट्रेंथ में कि बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है 2 डिग्री इज मोर बेसिक देन 3 डिग्री देन 1 डिग्री एमी। कहीं कहीं लिखा है 2 डिग्री इज मोर बेसिक देन 1 डिग्री देन 3 डिग्री। रटवाया जाता है 231 और 213। 231 माने 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री और 213 माने 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री। तो 231 तब होता है, याद करें बच्चा, कम से कम नीट के लिए और जेई मेन के लिए, 2 डिग्री इज मोर बेसिक देन 3 डिग्री देन 1 डिग्री if R part is ethyl। एमीन का एल्काइल पार्ट क्या हो? इथाइल हो। But 2 degree is more basic than 1 degree, which is further more basic than 3 degree। ये तब होगा जब R part होगा मिथाइल। तो 231 if R is ethyl, 213 if R is methyl। क्या याद करोगे बेटा? 231 माने 2 डिग्री इज मोर बेसिक देन 3 डिग्री इज मोर बेसिक देन 1 डिग्री एमी। 231 का मतलब इफ आर पार्ट इज इथाइल, 213 का मतलब इफ आर पार्ट इज मिथाइल। लेकिन वेपर फेज में अगर हम बात करें वो नॉन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की बात करें तो ऐसे केस में इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट करता है। 3 degree will be more basic than 2 degree, which is further more basic than 1 degree। ये बात हमने किया था, साथ साथ ये भी बताया था। कभी कभी सवाल आ जाते हैं कि नाइट्रोजन किस हाइड्राइड स्टेट में है किसी स्ट्रक्चर में। sp3 नाइट्रोजन इज मोर बेसिक देन sp2 localized नाइट्रोजन, which is further more basic than sp2 delocalized नाइट्रोजन, which is further more basic than sp नाइट्रोजन। ये बेसिक स्ट्रेंथ की बात है और यहां भी ये जानना पड़ेगा आर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स और लेस बेसिक देन एनिलीन। कारण होता है
ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस इन प्रोटोनेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम ऑफ एनिलीन इन केस ऑफ ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन। मतलब हम ये बात कर रहे थे कि जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन है ये वाला, दिस इज लेस बेसिक देन एनिलीन। क्यों? ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस इन प्रोटोनेशन ऑफ this nitrogen atom by ortho substituents. Steric hindrance in protonation of nitrogen atom by ortho substituents. इसलिए this is this basic than this. खैर ये बात हम किए थे। GeoC3 की बात किए थे। GeoC3 टोटली रिएक्शन मैकेनिज्म है और रिएक्शन मैकेनिज्म में SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, E1 रिएक्शन, E2 रिएक्शन और कभी कभी E1CB एलिमिनेशन वाया कार्बन आयन, इसकी भी बात होती है। मेन कंसेप्चुअल अप्रोच अगर हम रिएक्शन मैकेनिज्म से रिलेटेड कोई बात करें तो कम से कम क्या जानना चाहिए। जैसे मान लो हम SN1 की बात कर लेंगे, SN2 की बात कर लेंगे, E1 की बात किए और E2 की बात की। ध्यान देना, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, again first order, second order। ये ऑर्डर है। यहां कार्बोकैटायन बनता है तो जो प्रोडक्ट होगा उसमें प्रोडक्ट बनने के पहले कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट होगा। यहां ट्रांजिशन स्टेट बनता है। ये कम से कम ये इंफॉर्मेशन जानना चाहिए बेटा। अगर यहां कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन है तो रीअरेंजमेंट होगा। यहां ट्रांजिशन स्टेट बनता है। अगर हम सॉल्वेंट की बात करें तो यहां पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और ऑर्डर मिलता है वाटर इज ग्रेटर देन एल्कोहल इज ग्रेटर देन अमोनिया। ट्रांजिशन स्टेट में, इस ट्रांजिशन स्टेट में रिएक्शन जो है इट इज मोर फेवर्ड इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। दिस इज फेवर्ड इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, दिस इज फेवर्ड in polar aprotic solvent with negative nucleophile। चूंकि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल तो यहां रहेगा ही रहेगा, बट ये न्यूक्लियोफाइल के साथ अगर हम सॉल्वेंट की बात करें कि सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक भी है और पोलर एप्रोटिक भी है, तो कौन सा सॉल्वेंट फेवर करेगा SN2 रिएक्शन को? तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, जिसमें रिएक्शंस में पीछे हम लोग डिस्कस किए हुए हैं, क्योंकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट निगेटिव न्यूक्लियोफाइल को
सॉल्वेट कर देगा। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जो होता है वो निगेटिव न्यूक्लियोफाइल को सॉल्वेट नहीं कर पाता, क्योंकि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का जो पॉजिटिव सेंटर है दैट इज हिंडर्ड, इसलिए दैट कैन नॉट सॉल्वेट न्यूक्लियोफाइल। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि जैसे मान लो ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड, ये निगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, ये प्लस है। तो देखो इस प्लस के चारों ओर ये सब क्या है, ये ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो ये जो पॉजिटिव सेंटर है ये क्या है, हिंडर्ड है इन ग्रुप्स से। ये पॉजिटिव सेंटर इसको सॉल्वेट नहीं कर पाता है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल आसानी से सबस्ट्रेट के पे चला जाता है और प्रोडक्ट दे देता है। ठीक है। अगर हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मान लो वाटर है, तो ये वाटर का ये प्लस इसको आसानी से सॉल्वेट कर देगा। तो हमें फेवरेबल सबस्ट्रेट कौन होगा, जो हमारे न्यूक्लियोफाइल को सॉल्वेट न कर पावे। इसलिए SN2 रिएक्शंस का मोर फेवरेबल सॉल्वेंट क्या है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो यहां ये है, यहां भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ही होगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, लेकिन ऑर्डर ये होगा अमोनिया। यहां पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ऑन हीटिंग ऑर्डर ये होगा अमोनिया, एल्कोहल। वाटर तो हम सोच भी नहीं सकते कि वाटर के केस में कभी एलिमिनेशन हो। तो अमोनिया मतलब more polar protic solvent will be more favorable for SN1. More polar protic solvent is more favorable for SN1। और यहां less polar protic solvent ज्यादा फेवरेबल है इवन के लिए। ठीक है। अब E2 में ट्रांजिशन स्टेट, और यहां हम बेस यूज करते हैं एल्कोहलिक बेस। यहां इलिमिनेशन होता है हाइड्रोजन हैलाइड का। इस इलिमिनेशन के लिए हमें डिहाइड्रोहैलोजेनेटिंग रिएजेंट चाहिए, और डिहाइड्रोहैलोजेनेटिंग रिएजेंट एल्कोहलिक बेस है। और डिपेंडिंग अपॉन साइज ऑफ बेस ये E2 रिएक्शंस दो तरह का होता है। एक तो होता है E2 सेटजेफ, और दूसरा होता है E2 एंटी सेटजेफ। और मोस्ट इंपॉर्टेंट E2 रिएक्शंस का होता है कि जो E2 रिएक्शंस होते हैं ये दीज आर स्टीरियो स्पेसिफिक। E2 reactions are stereo specific। बोलो, मतलब एक स्टीरियो आइसोमेरिक रिएक्टेंट से एक ही स्टीरियो आइसोमेरिक प्रोडक्ट का बनना। ये सब डिस्कस हुआ है। E2 रिएक्शंस ऑफ चैनल में हमारे खोजेंगे तो आपको मिल जाएगा। बट मैं ये कह रहा हूं कि यहां खोजो या मत खोजो, जहां से भी खोजे हुए हो कम से कम ये चीजों पर ध्यान देते हुए रिएक्शन को पढ़ो। E2 सेटजेफ, E2 सेटजेफ, स्मॉलर साइज सेटजेफ, लार्जर साइज एंटी सेटजेफ। सेटजेफ का मतलब हाइड्रोजन बियरिंग कार्बन के उस साइड के कार्बन से प्रोटॉन निकलेगा जिसपे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। और एंटी सेटजेफ का मतलब
हाइड्रोजन बेयरिंग कार्बन के उस साइड के कार्बन से प्रोटॉन निकलेगा जिस पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो ये कुछ बातें हम लोग को पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। एग्जाम देने जा रहे हैं तो यही कह रहा हूं कम से कम क्या चाहिए जिनकी थोड़ी थोड़ी एप्लीकेबिलिटी आपके दिमाग में हो। तो व्हाट इज नीडेड, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। मैं कंफर्म बता रहा हूं कि नीट के लिए, जेईई मेन के लिए ये इन्हीं कंसेप्ट की एप्लीकेबिलिटी पे सवाल आते हैं। तो ज्यादा मत करिए, इन चीजों को देखिए और इनसे रिलेटेड पिछले 10-15 सालों में जो सवाल पूछे गए हैं उन सवालों को तो जरूर कर डालिए। आप देखेंगे कि बेसिक कंसेप्ट के सवाल है, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है नीट और जेईई मेन के लिए। अब अगर हम आगे चैप्टर्स से बात करें तो चैप्टर्स में पहला पार्ट हम शुरू कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में क्या क्या पढ़ना चाहिए, किसकी बात कर रहे हैं? हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं। और ये ध्यान देना है कि हाइड्रोकार्बन में क्या क्या पढ़ना चाहिए। देखो, फर्स्ट हम चैप्टर्स की बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक चैप्टर्स। पहला चैप्टर हाइड्रोकार्बन, और इस हाइड्रोकार्बन में 4 पार्ट है। पहला एल्केन। ये बेटा एल्केन के प्रिपरेशन में हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे बनाएंगे, जिन प्रिपरेशन में हम लोग देखेंगे मूड रिएक्शन अक्सर एप्लीकेबिलिटी होती है। मूड रिएक्शन 3 तरह का है। एक तो इंटरमॉलिक्यूलर, दूसरा क्रॉस्ड, तीसरा इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन। मूड रिएक्शन का इंटरमीडिएट जो रिएक्शंस होता है वाया फ्री रेडिकल भी है और वाया आयनिक पाथ। आयनिक पाथ इज SN2 free radical naturally substitution, not for methane और इंट्रामॉलिक्यूलर वुड रिएक्शन की बात करें जिसमें 2 हाइड्रोजन एटम अगर एडजेसेंट कार्बन एटम का नहीं है, सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर में रिएक्शंस करेंगे तो एक नया सिग्मा बॉन्ड बनेगा। देखो यहां फ्री रेडिकल बनेगा, यहां फ्री रेडिकल बनेगा। 1 2 3 4 5 कार्बन है तो 5 कार्बन को देखते हुए साइक्लोपेंटेन एक नया सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। एक मॉलिक्यूल के अंदर अगर 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, इनका जब हम वुड रिएक्शन करेंगे और दोनों हाइड्रोजन कहां हो, दूर दूर हो, इनका जब हम वुड रिएक्शन करेंगे तो साइक्लिक प्रोडक्ट बनता है एंड इट कम्स अंडर इंट्रामॉलिक्यूलर वुड रिएक्शन। तो अगर हम वुड रिएक्शन की बात करें तो वुड रिएक्शन क्या है बेटा? जब एल्काइल हैलाइड को हम सोडियम मेटल से रिएक्शंस करते हैं, we get higher alkanes corresponding to alkyl part of alkyl halide. 2 moles of alkyl halide when treated with sodium metal
in presence of dry ether, we get higher alkanes corresponding to alkyl part of alkyl halide, और जो मिलता है वो मेनली क्या है, डाइमर ऑफ alkyl part of alkyl halide। अगर ये दोनों alkyl halide सेम है तो इंटरमॉलिक्यूलर दोनों alkyl halide डिफरेंट है, तो क्रॉस इस केस में R पार्ट वैरी कर रहा है तो 3 एल्केन बनता है, और एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अगर 2 हाइड्रोजन है तो साइक्लिक प्रोडक्ट बनता है। तो दूसरा हमने रिएक्शन देखा है, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। दूसरा ये वुड रिएक्शन से पूछा गया है। तीसरा रिएक्शन देखा गया है कोरेहाउस सिंथेसिस। कोरेहाउस synthesis. In the Wood reaction, pure higher alkanes having even number of carbon atom, Korehouse having odd number of carbon atom. ये भी reactions क्या है? SN2 reactions है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड पाया जाता है एज ए रिएक्टेंट। किसी भी एल्काइल हैलाइड को जब मेटल से रिएक्शन करते हैं, लिथियम मेटल से एल्काइल लिथियम एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनता है, जिसका एल्काइल पार्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल दूसरे एल्काइल हैलाइड के कार्बन पर अटैक करता है। तो आप इसको भी पढ़िएगा। तो ये 3 मेथड कम से कम जानना है एल्केन के प्रिपरेशन में, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। इसके बाद फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर एल्केन बनाना है तो अगेन 3 मेथड, जिसमें 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, दूसरा ऑलवेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। डीकार्बोक्सिलेशन में इंटरमीडिएट जानो बेटा, कार्बेनाइन और डिफरेंट सबस्ट्रेट का डीकार्बोक्सिलेशन जानो। वो कार्बेनाइन कोई सबस्ट्रेट दिया हुआ है एसिड, तो COH ग्रुप निकालने के बाद जिस कार्बन से COH जुड़ा हुआ है वहां निगेटिव चार्ज लगाओ और देखो कि कौन सा निगेटिव ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि हमें पता है मोर स्टेबल द इंटरमीडिएट करेस्पॉन्डिंग सबस्ट्रेट विल बी मोर रिएक्टिव। इसका मतलब कि वो कंपाउंड, वो एसिड ज्यादा आसानी से डीकार्बोक्सिलेट होगा जिसका कार्बन आयन COH ग्रुप लगाने के बाद जो कार्बन आयन बनेगा वो ज्यादा स्टेबल हो। जैसे अगर हमारे पास ब्यूटेनोइक एसिड है, देखो बेटा आइसोब्यूटाइलिक एसिड है, और ये बीटा कीटो एसिड है। इसको हटाइए और इसके करस्पॉन्डिंग इन जगहों पर माइनस लगाइए। दिस इज प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी, दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। 1 2 3। तो दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बन आयन व्हिच इज मोर स्टेबल। इसका डीकार्बोक्सिलेशन आसानी से होगा। और वैसे भी बताया गया है, याद करना चाहिए कि कीटो एसिड्स में किस कीटो एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन आसानी से होता है, बीटा कीटो एसिड। यही है क्योंकि इट प्रोसीड्स वाया 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू
ये रिएक्शंस होता है। तो बीटा कीटोन अंडरगोज डिकार्बोक्सिलेशन मोर रेडिली। तो ये कम से कम इतनी चीजें जरूर जानना चाहिए। कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस में यहां कार्बोनाइल के थ्रू डिकार्बोक्सिलेशन होता है, यहां इंटरमीडिएट बनता है फ्री रेडिकल, और सबसे जरूरी बात हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड एट कैथोड। और जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसेस करता है, पूछा गया है व्हाट अबाउट पीएच ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जब रिएक्शन आगे बढ़ता रहेगा तो इलेक्ट्रोलाइट का पीएच बढ़ता रहेगा, क्योंकि रिएक्शंस में KOH बनता है ड्यूरिंग द रिएक्शंस, एल्कली बनता है। KOH क्या? सोडियम और पोटेशियम प्लस ब्रोमीन है, एल्कली इलेक्ट्रोलाइट में बनता रहता है। तीसरा, एल्केन से प्रिपरेशन में, एल्केन के प्रिपरेशन का जो मेथड हम लोगों के दिमाग में है वो है थर्ड फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड से एल्केन बनाने के 3 मेथड्स हैं। क्लेवेंसन रिडक्शन, वुल्फ किश्नर रिडक्शन, और तीसरा रिडक्शन विथ HI फास्फोरस। ध्यान देगा, क्लेवेंसन का रिएजेंट जानो, वुल्फ किश्नर का रिएजेंट जानो, हाइड्रोजन इन एल्कली, इन पे सवाल बनते हैं। ये देखना कि इस कंपाउंड में एसिड सेंसिटिव या बेस सेंसिटिव ग्रुप है कि नहीं है। अगर एसिड सेंसिटिव ग्रुप है तो वो भी सब्स्टिट्यूट हो, उस पर भी रिएक्शंस होगा। जैसे मान लो एक बार एक सवाल पूछा गया था, ये कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड से एल्केन बनाने का क्या मतलब था बेटा? इनमें से कोई भी रिएजेंट ABC, कोई भी रिएक्शन से यहां यूज करें, A या B या C, तो CO ग्रुप sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज कन्वर्टेड इनटू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, इनमें से कोई भी। लेकिन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा रिएजेंट यूज करें, ये कंपाउंड ये देगा। देखो बेटा, यहां HCl है, HCl डालते तो OH क्या है? एसिड सेंसिटिव ग्रुप है, यहां Cl आ जाएगा। ये HI फास्फोरस को रिड्यूसिंग एजेंट है जो सभी फंक्शन ग्रुप का करेस्पॉन्डिंग एल्केन देता है। जैसे मान लो अगर हम इसका HI फास्फोरस हीटिंग की बात करते, यहां ये बन जाता है, ये भी एल्केन देता और ये भी एल्केन दे देता। तो ये कैसे बनेगा? वुल्फ किश्नर ये तो रिड्यूस करेगा ही, साथ साथ वुल्फ किश्नर रिएक्शन में ये एल्कली है, एल्कली जो है इस OH का कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये पूछा हुआ था, इससे ये कैसे बनेगा? कौन सा था B। तो ये उस मेथड से एल्केन बनाने का, तो आप ध्यान दो और जरूर इतना पढ़ना बेटा, क्या प्रिपरेशन ऑफ एल्केन फर्स्ट फ्रॉम एसिड जरूर देखना, दूसरा फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, और तीसरा फ्रॉम
कार्बोनिल कंपाउंड। एसिड से दो मेथड इंपॉर्टेंट है, डीकार्बोक्सिलेशन एंड कोलगेट इलेक्ट्रोलिसिस। यहां से अल्काइल हैलाइड से वुड रिएक्शन, Corehouse synthesis and Grignard reagent। तीनों रिएक्शंस SN2 तो है ही, इसमें फ्री रेडिकल भी है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जैसे मान लो RMgBr है और ये R-Br है, ये अगर 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये R- है, एज ए न्यूक्लियोफाइल यहां जाके इसको निकालेगा तो R बना, रिएक्शन क्या होगा SN2। इसमें क्लेमेंसन, वुल्फ-किशनर, इन दोनों पे ज्यादा सवाल मिले हैं। प्रॉपर्टीज एल्केन का मेन ओनली इंपॉर्टेंट फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन और कुछ नहीं है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन किस एल्केन का आसानी से होता है, वो एल्केन जो मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल लगता है। तो कौन सा एल्केन का, किस कार्बन के का हाइड्रोजन, अरे एल्केन में कितने तरह के हाइड्रोजन हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो अगर टर्सरी हाइड्रोजन को हम लोग हटाएंगे सनलाइट के प्रेजेंस में तो टर्सरी फ्री रेडिकल बनेगा। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन किसका आसानी से होगा, उस एल्केन का आसानी से होगा जिसका हाइड्रोजन निकलने के बाद मोर स्टेबल फ्री रेडिकल बने। या किसी भी कंपाउंड में अगर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की बात हो रही है तो हमको यह देखना है कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में सबस्ट्रेट का जो इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल बन रहा है, किस सबस्ट्रेट का फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अगेन वही चीज, मोर स्टेबल द इंटरमीडिएट सबस्ट्रेट विल बी मोर रिएक्टिव। अगर हम एल्केन, सिंपल एल्केन की बात करें तो टर्सरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल, इसमें एल्केन हैविंग टर्सरी हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव। क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन पूछा जाए कि क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन और फ्लोरीनेशन में कौन सा रिएक्शन सबसे फर्स्ट होता है और कौन सा रिएक्शन नहीं होता, तो आयोडीनेशन रिवर्सिबल है, नहीं पाया जाता। फ्लोरीनेशन हाईली एक्सप्लोसिव है, बहुत ही फास्ट होता है। तो रिएक्शन का पाथ और मैकेनिज्म अगर कहीं ऑब्जर्व हुआ है तो क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन का हम लोगों ने पढ़ा है। और क्लोरीनेशन में रिलेटिव रेट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी कार्बन, इनका जो रेशियो है 1:3.8:5, माने प्राइमरी हाइड्रोजन इज 5 times more reactive than, tertiary hydrogen is 5 times more reactive than primary and secondary hydrogen is 3.8 times more reactive than primary for chlorination। अगर हम एल्केन का क्लोरीनेशन करें और रिलेटिव रेट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एल्केन अगर हम बात करें तो ये पाया गया कि टर्सरी हाइड्रोजन इज 5 times more reactive than primary and secondary hydrogen is 3.8 times more reactive than primary। लेकिन अगर हम इसी का ब्रोमिनेशन करें तो ब्रोमिनेशन इज स्लोअर देन क्लोरीनेशन, बट कंपैरेटिवली अगर हम ब्रोमिनेशन करें तो ये पाया गया कि टर्सरी हाइड्रोजन इज 1600 times more reactive than primary and secondary hydrogen is
82 टाइम्स मोर रिएक्टिव देन द प्राइमरी। तो मेन कंसेप्ट क्या है एल्केन के प्रॉपर्टीज में, और वो है आपका हाइलोजिनेशन ऑफ एल्केन। कौन सा हाइलोजिनेशन नहीं होता ये ध्यान देना है। अब एल्कीन की बात करें, दूसरा हाइड्रोकार्बन का एल्कीन होगा। एल्कीन हम रिएक्शन मैकेनिज्म में बहुत से पार्ट एल्कीन का कर चुके होते हैं। अगर हम एल्कीन करें तो प्रिपरेशन की बात करें तो एल्कीन का प्रिपरेशन एल्काइल हैलाइड और अल्कोहल से हम लोग करते हैं। एल्काइल हैलाइड और अल्कोहल में जब करते हैं तो दो पाथ हम लोगों ने पढ़ा था, और वो है E1 और E2। तो E1 ऑफ अल्कोहल या E2 ऑफ अल्कोहल, E1 ऑफ अल्काइल हैलाइड या E2 ऑफ अल्काइल हैलाइड, ये दो ऐसे रिएक्शंस हैं जो एल्कीन बनाते हैं। तो E1 E2 मान इलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर, इलिमिनेशन बाइमॉलिक्यूलर ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड अल्कोहल। अल्काइल हैलाइड का इलिमिनेशन करेंगे तो HCl निकलेगा और एल्कीन बनाएगा। अल्कोहल का इलिमिनेशन करेंगे तो वाटर निकलेगा और एल्कीन बनेगा। तो E1 E2 अगर हम बात करें एल्कीन के प्रिपरेशन में तो फर्स्ट फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, ध्यान देगा E1 रिएक्शन और E2 रिएक्शन, वही चीज फर्स्ट ऑर्डर। मान लो कोई एल्काइल हैलाइड है हमारे पास और इसको हम अमोनिया के साथ हीट करें और इसी एल्काइल हैलाइड को रिएजेंट एल्कोहलिक KOH के साथ हीट करें और इसी एल्काइल हैलाइड को हम लार्जर बेस सोडियम टर्सरी ब्यूटाक्साइड इन टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। एल्कोहलिक KOH का मतलब CH3 CH2 ONA इन CH3 CH2 OH। ध्यान रखना पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, लेस पोलर प्रोटिक ammonia, favorable for E1, this is smaller size of base E2 SETJF, larger size of base E2 anti SETJF। तो यहां Br निकलेगा, कार्बोनिल आयन बनेगा, यहां रीअरेंजमेंट होगा, ये सब बताया गया है। तो इस केस में यहां एलिमिनेशन के पहले ये कार्बोनिल आयन बनेगा। इस कार्बोनिल आयन से प्रोटॉन किस रूल के हिसाब से निकलता है? सेटजेफ रूल, पुअर बिकम्स पुअरर। कार्बन प्लस के उस साइड से प्रोटॉन निकाला है जिस पर पहले से ही कम हाइड्रोजन है। दिस इज अगेन E2 सेटजेफ। ये Br यहां से चलेगा, माने हाइड्रोजन बेरिंग कार्बन के उस साइड से H का निकलना जिस पर पहले से ही कम हाइड्रोजन है। तो ये दे देगा हमारा ये। तो ये क्या है? प्रोडक्ट E2 सेटजेफ। और हाइड्रोजन बेरिंग कार्बन के उस साइड के कार्बन से प्रोटॉन निकलना जिस पर पहले से ज्यादा हाइड्रोजन है वो यहां बनेगा। और ये प्रोडक्ट हो गया E2 एंटी सेटजेफ। तो इस तरह के रिएक्शंस हैं।
सिमिलरली फ्रॉम एल्कोहल, करना बेटा, एल्कोहल से एल्कीन बनाना, यहां भी यही दो पाथ हैं। अब इसको हम यहां कर रहे हैं, कुछ नहीं बेटा, यहां OH डाल रहे हैं, यहां रिएजेंट H2SO4 कर रहे हैं, यहां P2O5 कर रहे हैं, और इस जगह पर थोरियम ऑक्साइड के साथ हीटिंग कर रहे हैं। बस ध्यान दो, कम से कम इतनी चीजें दिमाग में है कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, हमें कोई मतलब नहीं है। ये वैसे ही है जैसे हमने एल्काइल हैलाइड में किया है, रिएजेंट बदला हुआ है, एल्कोहल ले लिया है एल्काइल हैलाइड की जगह पर। तो ये दो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं एल्कीन बनाने के। तीसरा मेथड जो होता है एल्कीन बनाने का, खूब पढ़ा है हम लोगों ने, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ डाइहैलो एल्केन। हम बताए थे कि ये दो तरह का होता है, एक विसिनल डाइहैलाइड्स और दूसरा जिम डाइहैलाइड्स। रिएजेंट होता है बेटा डिहाइड्रोजनेशन का रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और रिएजेंट है अल्कोहलिक जिंक, हीटेड विथ अल्कोहलिक जिंक। और ध्यान देना बेटा, विसिनल डाइहैलाइड से हम एग्जाम्पल लेकर के सेटिस्फाई करते हैं। ये जो एलिमिनेशन होता है, अगेन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन माने एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एज स्टीरियो स्पेसिफिक, कहीं से भी करो जानना पड़ेगा, मतलब फॉर्मेशन ऑफ ओनली वन स्टीरियो आइसोमेरिक एल्कीन फ्रॉम ओनली वन स्टीरियो आइसोमेरिक रिएक्टेंट। माने अगर हमारे पास मीसो 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन है, मीसो 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन को अगर हम अल्कोहलिक जिंक से हीट करें तो ट्रांस 2 ब्यूटीन बनेगा, और Dl2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन है, उनको अल्कोहलिक जिंक के साथ हीट करेंगे तो सिस 2 ब्यूटीन बनेगा। तो ये कंसेप्ट है, उल्टा भी होता है, ध्यान देना है। पूछा गया है कि सिस 2 ब्यूटीन पे अगर हम ब्रोमीन ऐड करें तो Dl2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन बनेगा, ट्रांस 2 ब्यूटीन पे ब्रोमीन ऐड करें तो मीसो 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन बनेगा। मतलब कि एडिशन ऑफ ब्रोमीन ओवर एल्कीन विल गिव विसिनल डाइहैलाइड्स, रिमूवल ऑफ ब्रोमीन फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड्स विल गिव एल्कीन। तो ब्रोमीन का एडिशन और ब्रोमीन का निकलना, ये दोनों रिएक्शन ट्रांस मैनर में होता है। एडिशन और एलिमिनेशन दोनों तरह से जो प्रोडक्ट बनते हैं, कम से कम देख करके इसको याद कर लो। क्लियर? नो। तो ये 3 इंपॉर्टेंट मेथड है। अगर हम रिएक्शन की बात करें एल्कीन के, तो एल्कीन की रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उदाहरण मार्कोनी, एंटी मार्कोनी या वाटर एडिशन, ये सब लेते हुए इस रिएक्शन को एक बार देख लीजिएगा। क्या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन माने प्रॉपर्टीज एक ही इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की अगर हम बात करें तो यहां अगेन इंटरमीडिएट बनेगा
कार्बोकैटायन, अगर कार्बोकैटायन है तो रीअरेंजमेंट होगा, तो रीअरेंजमेंट सिर्फ कार्बोकैटायन का होता है और इसी के करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बनता है रिएक्शन एडिशन। रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में पाई इलेक्ट्रॉन है, तो कोई एसिडिक रिएजेंट ऐड करेंगे तो एसिडिक रिएजेंट का इलेक्ट्रोफाइल माने इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज माने पॉजिटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट फर्स्ट विल गो टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और पॉजिटिव पार्ट डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जाता है जिस पर पहले से ही ज्यादा हाइड्रोजन है। जिस कार्बन पर पॉजिटिव पार्ट गया उसके बगल वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन प्रोसीड्स वाया कार्बोनियम आयन, और अगर किसी रिएक्शन में कार्बोनियम आयन है तो रीअरेंजमेंट होगा। मार्कोनी एंटी मार्कोनी ऐसा कोई वर्ड नहीं पूछा जाता है, सिर्फ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, कार्बोनियम आयन और रीअरेंजमेंट। बार बार बोल रहा हूं, कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट बहुत जरूरी है, इसको ध्यान में रखते हुए आप पढ़िए, यही सवाल पूछे जाते हैं। साथ साथ इसमें अभी हमने बात किया एल्कीन पे अगर ब्रोमीन डालेंगे तो ब्रोमीन ट्रांसमेंडर में होगा, एडिशन ऑफ ब्रोमीन ओवर एल्कीन एंड रिमूवल ऑफ ब्रोमीन, एडिशन ऑफ ब्रोमीन ओवर एल्कीन will give vicinal dihalides and removal of bromine from vicinal dihalide will give alkene। तो ब्रोमीन का एडिशन और विसिनल डाइहैलाइड से ब्रोमीन का निकलना, ये दोनों ट्रांसमेडर में होता है और ये दोनों रिएक्शन क्या है, स्टीरियो स्पेसिफिक है। ये दोनों रिएक्शंस क्या है, स्टीरियो स्पेसिफिक। सिमिलरली अगर हम एल्काइन की बात करें तो एल्काइन में सबसे इंपॉर्टेंट एसिटाइलिन को देखें, ध्यान देना बेटा, sp कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन दिस इज एसिडिक, इससे हायर एल्काइन बना हुआ। एसिडिक नेचर के दो रिएक्शन देखो, टॉलेंस रिएजेंट का, अम्लीय क्लोराइड सॉल्यूशन का। एसिडिक हाइड्रोजन है हाइड्रोकार्बन में तो व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा टॉलेंस रिएजेंट के साथ, और अम्लीय क्लोराइड सॉल्यूशन डालोगे तो रेड प्रेसिपिटेट बनेगा। क्लियर? तो व्हाइट प्रेसिपिटेट एसिटिलीन है तो डाइसिल्वर एसिटिलाइट, रेड प्रेसिपिटेट विथ अम्लीय क्लोराइड सॉल्यूशन माने क्योप्रस एसिटिलाइट। इस एसिटिलीन का बेटा बार बार बोला था HCl एडिशन, ब्रोमीन एडिशन, ब्रोमीन वाटर एडिशन, ये आप देखिएगा बताया था। यहां विसिनल डाइहाइड्रोजन डाइहाइड्रोएल्केन बनेगा। ये सब एडिशन किस मैनर में होते हैं, ट्रांसमेडर में होते हैं। क्या पाथ, क्या मैकेनिज्म, हम आपको बता रहे हैं कि आप प्लेलिस्ट के थ्रू जो भी जानना चाहें आपको पता चल जाएगा। तो हाइड्रोकार्बन में एल्काइन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एसिडिक नेचर, और अगर रिएक्शंस नहीं पूछा गया है बेटा हाइड्रोकार्बन से तो वो है एल्काइन का ये एडिशन, और साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट Hg++ H2SO4 का एडिशन एल्काइन के ऊपर। दिस इज सेड टू बी हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। और हेवी मेटल आयन के प्रेजेंस में अगर हम एल्काइन पे वाटर ऐड करें तो वाटर एडिशन इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एंड हाइड्रोकार्बन का अगला पार्ट वो है बेंजीन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। बेंजीन दिस इज
जरूरी है बेंजीन के प्रिपरेशन से रिलेटेड। ध्यान दे बेटा, ये पूछा गया है कि क्लोरोबेंजीन से बेंजीन कैसे बनाते हैं। तो निकेल एल्यूमिनियम एलॉय इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली या डीकार्बोक्सिलेशन करें सोडियम साल्ट ऑफ एसिड का यूजिंग हीटिंग विद सोडा लाइम। और सबसे इंपॉर्टेंट ये पूछा गया है Sp2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड किसके ऊपर, बेंजीन डाइएल्यूमिनियम क्लोराइड के ऊपर। और इससे भी जरूरी ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा मत, बेंजीन सल्फोनिक एसिड dilute HCl under pressure या इवन boiling water बेंजीन important reaction and the only important reaction benzene undergoes electrophilic substitution reaction। बेंजीन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप पढ़े हैं। क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन कैरियर AlCl3। हाइड्रोजन कैरियर क्यों यूज करते हो? इट हेल्प्स इन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। हाइड्रोजन कैरियर क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करता है। एवं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको पता है कि सल्फोनेशन रिवर्सिबल है, और जहां इलेक्ट्रोफाइल होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। बाकी हर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बेंजीन पे जो जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन, बेंजीन के कार्बन से जो एटम जुड़ा हुआ है, उस एटम का पॉजिटिव, उस एटम का पॉजिटिव लिख दो तो वो उस पर्टिकुलर रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल, जैसे नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोजन पे प्लस यानी O2 नाइट्रोजन पे प्लस। तो अगर पूछा जाए तो हम बेंजीन का नाइट्रेशन करें, नाइट्रेटिव मिक्सचर ये है, तो हमें बन गया नाइट्रोबेंजीन। यहां इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? बेंजीन से जो एटम जुड़ा हुआ है उस पर पॉजिटिव चार्ज, उस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल होगा, सिवाय सल्फोनेशन के, जहां बेंजीन पे SO3H जुड़ता है, दिस इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बट इलेक्ट्रोफाइल होता है यहां सल्फर ट्राइऑक्साइड। और यही अगर हम बेंजीन पे जो भी है ये सब ग्रुप अगर हम लगा दें, बेंजीन पे अगर कोई ग्रुप A है, बेंजीन पे कोई ग्रुप B है, दिस इज प्लस M इफेक्ट ग्रुप, दिस इज माइनस M इफेक्ट ग्रुप। तो माइनस M इफेक्ट ग्रुप लगा हुआ बेंजीन पे या प्लस M इफेक्ट ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेंगे तो यहां जाएगा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, प्रिफरेबली पैरा, और ऐसे केस में इलेक्ट्रोफाइल जाता है मेटा पोजीशन पे। तो ओरिएंटेशन ऑफ ग्रुप ओवर सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, इसका भी डिस्कशन इवन हर जगह पढ़े होंगे, हमारे भी वीडियो में है। तो हम आज हाइड्रोकार्बन तक के डिस्कशन की बात किए थे। हाइड्रोकार्बन तक में क्या क्या आपको देखना है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है बेटा। कोई जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा पढ़ करके इस समय एट प्रेजेंट और उसमें दिमाग को डिस्टर्ब करो। एट प्रेजेंट कम से कम क्या जानना चाहिए, इन चीजों को जानिए
और एग्जाम देने जाइए एकदम कॉन्फिडेंस के साथ। इन चीजों को एक बार रिवाइज करो और पिछले 15-20 सालों के सवालों को कर डालो। कोई मतलब कुछ सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारा सिलेक्शन ना हो। तो कॉन्फिडेंस डेवलप करो, बेसिक चीजों को मत छोड़ो बेटा। अक्सर क्या पाया गया है कि बच्चा जो चाहिए व्हाट इज नीडेड उसको ना छोड़कर के ये चाहिए हमको, और खोजता क्या है इतने में सिलेक्शन हो जाएगा, वो यहां खोजता है जो कभी कभी 2-4 सवाल ही जिसके होते हैं जो सिलेक्शन के लिए मेन आधार नहीं है। हाँ, उनमें से रैंकिंग बढ़ जाती है, आपको कॉलेज अच्छा मिल जाता है, बट अच्छा कॉलेज मिलने के लिए ये भी जरूरी है कि बजाय 2-4 सवालों के पीछे लास्ट में दौड़ो, आप कम से कम 80 सवालों के पीछे अपने आप को पढ़े रखो और बेसिक रूप से अपने आप को इन्वॉल्व करो। जो बताया जा रहा है उन चीजों को रिवाइज करते हुए एग्जाम में जाओ। देखो तुम्हें याद आएगा, हाँ, दुबे सर ने जो 32 साल से केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, जो हिंदुस्तान में बहुत से इंस्टीट्यूट के एक एजुकेशनल कंसल्टेंट थे, जो रेजिडेंस में 12 साल सीनियर फैकल्टीज थे रेजिडेंस कोटा में, वो अपना एक्सपीरियंस आपको अच्छी तरह से दिए या नहीं दिए, विश्वास तभी होगा जो बोला जा रहा है उसको करिए, एक बार एग्जाम में बैठिए और देखिए। ए बेटा व्हाट इज नीडेड, बस जो चाहिए वो तो जानो। लड़का क्या करता है, उन जगहों पे भटकता है जिसमें तो अबे यार इसका आंसर क्या होगा। अरे जो आंसर तुमको इस समय नहीं आ रहा है, वाकई वो बेसिक कंसेप्ट का आंसर है, ये मान के चलो कि वो उसमें बेसिक क्वेश्चन में घुमाया हुआ है, तुमको कुछ अजीब से इंस्ट्रक्शंस दे करके आपसे पूछ रहा है। तो जहां घूमने वाली बात होती है वो अब इस समय पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस समय क्या पढ़ने की जरूरत है, रिवाइज करो जो बताया जा रहा है, किसी भी किताब से रिवाइज करो, या न कुछ मिले तो एडुकेशन इनहेरिट एक्सेलेंट जो हमारा चैनल है उस पर जाइए, आप टॉपिक वाइज खोजिए जो आप चाहते हैं, सबका रिवीजन वहां जरूर मिलेगा। मन लगा के देखिए और पढ़ने की कोशिश करिए, लेकिन जो बताया जा रहा है वो तो जरूर तैयार होना चाहिए। हम आपके सामने व्हाट इज नीडेड, क्या जरूर पढ़ना है, उसी को लेते हुए किसका रिवीजन जरूर करो, उसको ध्यान में रखते हुए डिस्कस करना है। रिमेनिंग चैप्टर्स की बात अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू बेटा, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मेरी बातें बहुत से बच्चों तक पहुंच सके। थैंक यू।